Hello everyone, I'm Jitendra Tyagi. So right now I am with Dr. Kaustav Sarkar, who is Associate Professor in School of Civil and Environmental Engineering in IIT Mandi. So sir, most welcome on your pre-education's platform. We will discuss many important points regarding the Civil Engineering Department IIT Mandi. But in starting, sir, please tell us about your uh, academics and your career journey. Okay, so I was born and brought up in a very small village. It's named Charoda. It is still there. It's in Chhattisgarh, Bhilai. Okay. So Bhilai is a steel city, as you know. Yes. Most of it's having the Bhilai steel plant. So most of the steel making in India happens there. And Bhilai has a culture that I think at many other places in our country as well. The culture is अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आईआईटी जाना है. बिल्कुल. बट हमारा जो लोकेशन था वो थोड़ा सा रिमोट था, तो मेरा जो बचपन है वो इन चीज़ों से दूर रहा. मुझे काफ़ी समय तक पता ही नहीं था कि आईआईटी भी होता है, कुछ है सिस्टम हमारे देश में. तो मैं घर के नज़दीक जो मिशनरी स्कूल था वहाँ पढ़ता था. उसके बाद जब थोड़े बड़े हो गए, देन आई वाज टोल्ड बाय माय फैमिली दैट सीबीएसई स्कूल में पढ़ना ज़रूरी है. पहले हम स्टेट बोर्ड स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम था वो. नन्स, केरलियन नन्स और होते थे जो चलाते थे, पूरा मैनेज करते थे. देन आई शिफ्टेड टू अ सीबीएसई स्कूल called Mar Gregorius Memorial. So those of your viewers who are in Chhattisgarh, they can relate better. The school is still there. It's a very old school. Then from there I moved on to engineering college there called Bhilai Institute of Technology. It's the oldest engineering college of Chhattisgarh. So there I completed my studies on BE in civil engineering with honors. After that, I completed my master's in structural engineering from the same college, but by that time, the university system changed. तब वो Okay. टेक्निकल यूनिवर्सिटीज आ गए थे, मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत किए थे. तो ये एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं मेरी स्कूलिंग स्टेट स्कूल्स में भी, जहाँ स्टेट करिकुलम्स है वहाँ हुई है. ऐसे स्कूल्स में भी हुई है जहाँ सीबीएसई के करिकुलम है. उसके बाद मैं अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा हूँ जो पहले यूनिवर्सिटी सिस्टम में आते थे, अब वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिस्टम में आ गए मास्टर्स. बिल्कुल. तो इसके बाद पीएचडी मैंने आईआईटी दिल्ली से की. तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैं अपने घर से दूर गया. अभी तक की पढ़ाई तो मैं घर पे रह के ही किया. और उस समय कुछ डर भी होता था. लोग डराते थे कि खूब रैगिंग होता है और बिल्कुल. मार पड़ेगी, और डराते भी थे. तो वो एक रीज़न था. ये रीज़न अब नहीं है. जब मैं वहाँ से बाहर आया तब तक काफ़ी स्ट्रिक्ट नियम आने लग गए थे कि रैगिंग बंद होनी चाहिए, और रैगिंग के केसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए. बिल्कुल. तो अब आपके जो व्यूअर्स हैं जो ऐसे दूर दराज एरियाज़ में हैं और यूट्यूब का एक्सेस है, तो वो अगर अभी भी इन चीज़ों को सोचते हैं कि रैगिंग हो सकती है वगैरह, तो अब वो सब नहीं होता. ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. बिल्कुल. और अब वो आसानी से अपने घर से बाहर आ सकते हैं. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब मैं इंजीनियरिंग में काउंसलिंग के लिए गया तो मेरे ध्यान में था सबसे नज़दीक कौन सा कॉलेज है घर के, जिसमें आप जा सकें और आ सकें बिल्कुल. सेफली. तो इसलिए मैंने वो इंस्टीट्यूट चुना. ये तो कोइंसिडेंस था कि वो वहाँ का सबसे अच्छा कॉलेज था, सबसे पुराना कॉलेज था. अब मेरे ख्याल से बीआईटी ऑटोनोमस हो गया है, यूनिवर्सिटी जैसा हो गया है. अब तो आईआईटी भिलाई भी आ गया वहाँ पे. आईआईटी भिलाई तो काफ़ी बाद में आया. और आईआईटी दिल्ली में जब मैं वहाँ से आया तो फिर एक अलग मैंने सिस्टम देखा, क्योंकि आईआईटी का माहौल जो होता है, जिस तरह से वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, बिल्कुल. तो इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, फैकल्टी होती हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है. तो उससे आपको काफ़ी एनरिचमेंट होता है स्टूडेंट्स का. आईआईटी दिल्ली के तुरंत बाद मैं जॉइंड आईआईटी मंडी. ओके. और जब यहाँ सिविल इंजीनियरिंग शुरू हो रहा था तो हम लोग शुरू से ही यहाँ आए. तो यहाँ का करिकुलम बनाना, और कलीग्स थे साथ में, 4-5 लोग थे. और उस समय यहाँ का करिकुलम डेवलप करना, लैब की प्लानिंग्स होना, क्योंकि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है किसी बिल्कुल. इंस्टीट्यूट के लिए. और सिविल इंजीनियरिंग जैसा ब्रांच, इन दिस यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ लैब्स,
heavy machineries and so on. So lot of planning was required. तो सारा प्रोसेस वहाँ से शुरू हुआ. तो इस तरह मैं आईआईटी मंडी पहुंचा. नाइस जर्नी सर. सो यहाँ पे मैं कई प्रोफेसर से मिला हूँ, तो ये एक अच्छा मुझे मतलब पॉइंट मिला कि आप बचपन में आपकी स्कूलिंग रिमोट एरिया से हुई है, ट्राइबल एरिया से हुई है, किसी विलेज से हुई है, तब भी आप ड्रीम कर सकते हैं बड़े. आप आईआईटी में मतलब आज यहाँ बैठे हैं, तो एक तरीके से बड़ा ड्रीम होता है लोगों का ये जो फुलफिल हुआ. तो मतलब कहीं से भी सपने पूरे किए जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बिल्कुल अगर इरादे फर्क नहीं मजबूत पड़ता हो है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है अगर स्टूडेंट सीरियस है. देखिए एज ए पर्सनली मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे आईआईटी का टीचर बनना है. ये ऐसे तो अजीब से प्लान्स किसी के नहीं होते. हाँ, लेकिन जो आप पढ़ाई कर रहे हैं जिस भी स्कूल में हैं, अगर आप पढ़ाई को सीरियसली कर रहे हैं, अपने टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, टीचर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज उनके पास होते हैं उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल. लेकिन स्टूडेंट को भी बहुत प्रोएक्टिव होना होता है. अगर स्टूडेंट मेहनत कर रहा है तो देर सवेर उसको अपना जो है डेस्टिनेशन जहाँ उसको पहुँचना है वो मिल ही जाएगा. तो जैसा कि आपने बताया कि आपने इसको पूरा डेवलप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपका योगदान रहा मतलब, तो एट प्रेजेंट और आगे जो फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं यहाँ पे जिस पे ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है या आगे करने का प्लान है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है. देखिए दो चीज़ होते हैं, दो टर्म्स हैं. एक होता है स्टेट ऑफ द आर्ट और एक होता है स्टेट ऑफ द प्रैक्टिस. स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब आपके इंजीनियरिंग में बेस्ट नॉलेज अभी क्या अवेलेबल है और क्या चला हुआ है, वो आपको किताबों से मिल जाता है. और रिसेंट चीज़ें आपको चाहिए तो वो डिफरेंट रिसर्च पेपर, शोध पत्र होते हैं, उनको एक्सेस करके जो रिसर्च करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको वहाँ से मिलता है. स्टेट ऑफ द प्रैक्टिस ऑन द अदर हैंड स्टेट ऑफ द आर्ट से थोड़ा पीछे चलता है. लगभग 10-15 साल, 20 साल पीछे चला होता है. कंट्री टू कंट्री वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजी, कितने स्पीड से इंडस्ट्री एब्जॉर्ब करती हैं. तो स्टेट ऑफ द प्रैक्टिस सीखने का या उसको एक्सपोज होने का चांसेस नॉर्मल कॉलेजेस में, नॉर्मल एरियाज में थोड़ा कम होता है. आईआईटी मंडी का जो करिकुलम है और हमारे जो प्लान्स हैं और हम जो एक्सपोजर दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, वो थोड़ा यूनिक इसलिए है क्योंकि हमारा लोकेशन बड़ा यूनिक है. हम हिमालय में बैठे हैं, ये अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेंसिटिव जोन है. बिल्कुल. तो यहाँ आप कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है यूं ही कर दिया नहीं कर सकते. यहाँ के इन्वेस्टमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. टोपोग्राफी, वी हैव ए कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी हियर. सो लैंडस्लाइड्स हैं, न्यूज़ में सब देखते हैं, सबको पता है. रोड्स आपको बड़े कठिन जगहों तक पहुंचानी होती है, बहुत सारा काम होता है. फिर बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और जो सिविल इंजीनियरिंग है वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है. तो स्टेट ऑफ द प्रैक्टिस यहाँ पे जो है बड़े सीरियसली आपको लेना पड़ेगा. और यहाँ के जो करिकुलम है वो लगभग इसी डायरेक्शन में है कि किस तरह से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, किस तरह से लैंडस्लाइड्स को टैकल किया जाए. और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मटेरियल्स जो यूज़ होगा कंस्ट्रक्शन में वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. बिल्कुल. क्योंकि जब आप इमेजिन कर सकते हैं, जब आप एक बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, या बड़े ब्रिज बन रहे हैं, ब्रिज के पियर्स कास्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो कंक्रीट डलेगा, कंक्रीट बहुत सारा डलेगा. और ऐसे केसेस में कंक्रीट के अंदर हीट भी जनरेट होता है. तो अगर उसका ध्यान ना रखा जाए कि वो हीट अंदर ट्रैप होके रह गया, सरफेस ठंडा हो गया, अंदर हीट रह गया, तो एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उसमें क्रैक्स आ सकते हैं और भी तरह तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं. तो यहाँ पे कोई भी चीज़, आप एक बड़ा रिटेनिंग वॉल भी बना रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारा थॉट प्रोसेस जाना होगा, काफ़ी सारा. तो ये एक्सपोजर यहाँ स्टूडेंट्स को नेचुरली मिल जाता है. और क्योंकि फैकल्टी इन्वॉल्व होती हैं कई सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में, दूसरे प्रोजेक्ट्स में, तो उनको ये एक्सपोजर होता है और ये स्टूडेंट्स को क्लास में ट्रांसफ़र हो जाता है. तो मोस्टली सर ये है कि अगर कोई आईआईटी मंडी में आता है तो उसको एक्सपोजर ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली. हाँ, खासकर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का. हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर. ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
वहां पर भी मेट्रोज मेट्रोज हैं। हैं। कोलकाता का आपने 2 दिन पहले न्यूज पढ़ा होगा कि उन्होंने गंगा के नीचे से टनल बनाया है मेट्रो के लिए। तो हर एक जगह की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस हिसाब से यूनिक काम हो रहा है। यहाँ का काम जो माउंटेन्स में है वो खासकर कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है बिल्कुल। और नेचर के जो फोर्सेस हैं जिसके अगेंस्ट सिविल इंजीनियर काम करता है कि बहते हुए नदी को रोकना है, रोकना डैम है, बनाना है, बिल्कुल। भूकंप आए तो आपकी बिल्डिंग ऐसे ही तुरंत नहीं गिर रेजिस्टेंस, जाए, रेजिस्टेंट हो। तो उन सब में जो इंजीनियरिंग है वो एक्सट्रीम्स पे होता है। इतना सारा कंक्रीट कास्ट करना है, आप सोचिए एक डैम बन रहा है तो उसमें कितने टन कंक्रीट और एग्रीगेट और सीमेंट उसमें डलने वाला है, स्टील। तो स्टेक्स बहुत ज्यादा है, तो इंजीनियरिंग थोड़ी एक्सट्रीम साइड पे है। तो ये एक्सपोजर है सो student का। मोस्टली आईआईटी मंडी के अंदर जो एमटेक कर रहा है स्टूडेंट, तो मोस्टली जो रिसर्चेज हो रहे हैं एक पर्टिकुलर है इस जोन में, कि इसी जोन में मोस्टली ज्यादा रिसर्चेज चल रही हाँ, हैं, या अभी हमारे एमटेक जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में चलता है, और कुछ प्लान्स हैं कि एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में खोला जाए, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में ओके, खोला जाए। ये कन्वेंशनल। स्टिल नाउ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हाँ, है अभी अभी। हमने शुरुआत स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से की है। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि सिविल इंजीनियरिंग के लैब्स काफ़ी वास्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट का मामला है। तो प्लान वे में, कैलिब्रेटेड वे में इंस्टीट्यूट एक्सपांड कर रही है खुद को। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में यहाँ पे भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स पे भी बच्चे काम करते हैं, बच्चे अर्थक्वेक प्रेडिक्शन पे भी काम करते हैं इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी में। और इसमें स्ट्रक्चरल डायनामिक्स का मेजर रोल। हाँ, डायनामिक्स, मटेरियल सब कुछ है। मतलब अगर यहाँ के प्रोजेक्ट्स देखें, इनफैक्ट अभी थोड़े समय पहले एक स्टूडेंट ने काम किया है, पीएचडी स्टूडेंट ने, जिनका काम जिनके रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा विजुअल स्क्रीनिंग था। कि अगर हमें एक सर्वे करना है, देखना है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है नहीं है, किस तरह से बनी हुई है, तो उसको उसको रिकॉर्ड करने के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बनाना जो पहाड़ों के लिए स्पेसिफिकली काम आए। ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो प्लेन्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट हैं, लेकिन पहाड़ों के कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे होना चाहिए, क्या एस्पेक्ट्स देखने चाहिए, तो एक स्टूडेंट ने उस पर भी काम किया है। तो हमारे चैलेंजेस अलग तरह के हैं, इसीलिए हमारा रिसर्च थोड़ा सा अलग है। अलग है। और एज ए क्या स्टूडेंट में अगर आप देखेंगे कोई क्वालिटी की, अगर आपके पास वो एमटेक करने के लिए आ रहा है, तो आप लोग अगर उससे बात, या आप उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो? जनरली किसी भी आईआईटी में, मंडी ही नहीं, किसी भी आईआईटी में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फंडामेंटल्स बड़ा स्ट्रांग होगा। ओके। तो जो एमटेक के लिए आ रहा है उससे ये एक्सपेक्टेड है कि बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसकी अंडरस्टैंडिंग उसको अच्छे से हो। तो ये ज़रूरी है। इसके अलावा इंजीनियरिंग के जो बड़े बेसिक्स हैं वो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। जैसे एमटेक का एडमिशन तो गेट के थ्रू होता है, तो गेट का एक एलाबोरेट अपना ही सिलेबस है कि इंजीनियरिंग आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उसके बाद जो इंटरव्यूज़ होते हैं, गेट के एडिशन में एक इंटरव्यू भी होता है, उसमें जनरली फैकल्टी ये देखना चाहती है कि आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। ओके। आप बेसिक मैथ से डरते हैं क्या, या मैथ्स आपको अच्छा लगता है? क्या आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? क्योंकि मॉडर्न इंजीनियरिंग में हैंड कैलकुलेशंस अब आप नहीं कर सकते। आपको सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं, और आपको कई बार सॉफ्टवेयर के बियॉन्ड जाके खुद के कंप्यूटर कोड्स डेवलप करने होते हैं। तो इंजीनियरिंग के सिलेबस में ये सब होता है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ने कितने अच्छे से उसको पढ़ा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि स्कूल का जो सिलेबस है ना, वो उसी को अगर मैग्नीफाई कर दिया जाए तो वो इंजीनियरिंग में आ जाएगा, बिल्कुल। और वही जो है एमटेक में तो आ ही जाएगा। तो स्कूल में आपको सिखाया जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो आपको आना चाहिए। स्कूल में आपको मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसी का रिफाइंड फॉर्म और बड़ा बड़ा जो एस्पेक्ट है, ये आपको इंजीनियरिंग और रिसर्च में मिलता है। ठीक तो ठीक। फंडामेंटल स्ट्रांग, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। और एक ये भी है कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट किसी भी आईआईटी में आना चाह रहा है, आईआईटी मंडी की बात करो, अभी इसमें स्ट्रक्चरल का कोर्स आया हुआ है, तो स्टूडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं कि स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में जाएगा या आरसीसी के अंदर जाता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी नहीं मिलती है सर, कि उसको ऐसा है कि सोशल या नंबर ऑफ साइट्स पे या लोगों से इंटरेक्ट करके पर्सन से, तो वो ये सुनने में आता है कि हाँ साइट डिजाइनर बन जाते हैं चलो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करके। बट मेरे को लगता है कि डिजाइनर के अलावा भी काफ़ी स्कोप है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, एक डिजाइनर ही हम नहीं समझ सकते इसमें। देखिए, एक तो आईआईटी सिस्टम में हर एक ग्रुप का जब कोई भी नया बैच आता है, एमटेक स्ट्रक्चर का बैच हो या एमए का बैच हो, डेवलपमेंटल स्टडीज का कोई भी बैच आता है, बीटेक का बैच हो, हर एक बैच को एक फैकल्टी एडवाइजर होता है।
ओके। तो वो फैकल्टी एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स को अगर इस तरह के डाउट्स हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वगैरह तो होता ही है इनिशियली, जो डायरेक्टर, डीन एकेडमिक्स और या एसोसिएट डीन्स करते हैं। इसके अलावा एक फैकल्टी एडवाइजर होता है जो बड़े क्लोजली स्टूडेंट्स को मॉनिटर करता है, इस हद तक कि वो क्लास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा एब्सेंट कर रहा है तो फैकल्टी एडवाइजर कांटेक्ट करने लग जाएगा कि ओके। भाई स्टूडेंट कहाँ चला गया, अनऑथोराइज लीव पे क्यों है। हम्म। ज़्यादा ही कर दिया तो घर पे भी कांटेक्ट कर लेगा कि भाई ये घर तो नहीं चला गया कहीं, या घर वालों को पता है कि नहीं। तो फैकल्टी एडवाइजर हर तरह से स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन में रखता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं, उसको कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। कई लोग होते हैं जैसे प्लेन से पहाड़ों पे आ गए, तो यहाँ आपको आसपास ना बड़े बड़े मॉल्स दिख रहे हैं, ना कुछ दिख रहा है दिल्ली की तरह, तो उनको एडजस्टमेंट में थोड़ा चंडीगढ़ की तरह कुछ भी नहीं है, यहाँ कहाँ जाए, यहाँ तो जाने की भी जगह नहीं है। तो कई बार उनको ये मेंटरिंग की ज़रूरत होती है, वो फैकल्टी एडवाइजर्स करते हैं। और जब उन्हें चूज़ करना होता है कि मैं डिज़ाइन में जाऊँ, मैं फील्ड एक्सिक्यूशन वाले प्रोजेक्ट्स में जाऊँ, या मैं मटेरियल्स में चला जाऊँ, तो वो फैकल्टी एडवाइज़र उनको हेल्प करता है। ओके। वैसे प्रोजेक्ट लेने तक, जब तक स्टूडेंट फाइनल ईयर में आ जाता है, कई सारा कोर्स वर्क वो कंप्लीट कर चुका होता है और उसको अपने स्ट्रेंथ्स और अपने इंटरेस्ट का पता चल पता गया लग होता है। इसके बियॉन्ड फैकल्टी एडवाइजर तो होता ही है। ओके, ओके, ओके। मतलब 1 साल 2 साल का ड्यूरेशन होता है, तो फर्स्ट ईयर करने के बाद उतना वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है हाँ, कि किस रिसर्च में उसको जाना हाँ, होता है। वो अपने सीनियर्स को भी देखते हैं, प्लेसमेंट्स को भी देखते हैं। ये ओके। सारा देख के उनको इंटर्नशिप्स करनी होती हैं। तो वो यहाँ आईआईटी मंडी में रिक्वायरमेंट है कि इंटर्नशिप करना है, ओके। तो इंटर्नशिप करने लोग बाहर भी जाते हैं। उस समय देख कर आते हैं इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो इंटर्नशिप कितने मंथ की देते हैं यहाँ पे एमटेक वालों को? इंटर्नशिप मेरे ख्याल 2-3 महीने की तो होती ही होती है, और उसमें स्टूडेंट को चॉइस है कि वो इंडस्ट्री में करना चाह रहा है इंटर्नशिप, या अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्टेड है, प्रैक्टिस में उतना नहीं है, तो वो एकेडमिक इंटर्नशिप भी कर सकता है। वो किसी दूसरे आईआईटी में या इसी आईआईटी में किसी फैकल्टी के साथ ज्वाइन करके वो एकेडमिक इंटर्नशिप भी कर सकता है, अगर वो प्योरली उसके ओरिएंटेशन रिसर्च की तरफ है। ओके। तो ये जो फैकल्टी एडवाइजर आप बता रहे हैं एक बैच के अंडर, तो एक बैच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं सर? कितने भी हों, जैसे मान लीजिए ओके। बीटेक में आपके 60 की एडमिशन हुई, बीटेक सिविल में 60 बच्चों का एक फैकल्टी एडवाइजर होगा, बीटेक इलेक्ट्रिकल में जितने भी बच्चे उनका एक अलग एडवाइजर होगा। तो ब्रांच वाइज सबका एडवाइजर होता ही है। जैसे एमटेक में अगर हमारे 20 एडमिशन हुए, तो वो उन 20 स्टूडेंट के पीछे एक फैकल्टी एडवाइजर होगा। उन फैकल्टी एडवाइजर को स्टूडेंट को रिपोर्ट करना होता है टाइम टू टाइम। अगर कोई दूसरा फैकल्टी ये देखता है कि वो क्लास में नहीं आ रहा है, तो फैकल्टी एडवाइजर को इंटीमेट करता है कि ये ओके। बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा एब्सेंट कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को अगर कुछ वैसे ही डिस्कशन करना होता है, वो हमेशा ही एडवाइजर्स के पास आते हैं। ओके, ओके। तो मतलब समटाइम्स स्टूडेंट्स बीच में डीमोटिवेट भी फील करने लग जाता है, तो फैकल्टी एडवाइजर उनको मेंटरिंग कर रहा हाँ, होता है। आईआईटी में तो ये सिस्टम फिक्स्ड है, ये हर आईआईटी में है, एडवाइजर्स होते हैं। क्योंकि समटाइम्स सुनने में आता है कि यार आईटी करने गया तो डिप्रेस, क्योंकि पता है हाँ। होता है सर, सुनने में आती हैं चीजें। हम्म। तो वो वाला है कि कुछ होता है क्या? ऐसे अभी तक मैंने मंडी में सिविल इंजीनियरिंग में तो ऐसा नहीं देखा कि अच्छा। बच्चा डिप्रेस हो गया। मैं खुद को शाबाशी नहीं देना चाहता कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम केसेस होते हैं कई एक्सट्रीम बार। केसेस में कई हो बार जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद स्टूडेंट इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है सर, तो मोस्टली वो सीखने में ज्यादा ध्यान लगाएगा, एक्सप्लोर देखिए, करने में चीजों को मैं ये ज्यादा। समझता हूँ कि कोई स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन ले लिया है तो कुछ काबिलियत तो है उसमें कि यहाँ तक आ गया। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग्स इतने डाइवर्स तरह के होते हैं, उनके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, एकेडमिक्स के बियॉन्ड भी रीजंस हो सकते हैं जो उसको बॉदर कर रहे हों। तो एडवाइजर अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसको काउंसिल करे और उसको ट्रैक पे रखे। एडवाइजर पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर एडवाइजर देखता है कि नहीं कुछ थोड़ा सीरियस हो रहा है, ये स्टूडेंट को दूसरी वजह है, या ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, या इसको दूसरे कुछ प्रेशर्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, तो फिर हमारे फर्दर काउंसलिंग सर्विसेज हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, डीन स्टूडेंट्स के पास। फिर हम उनकी हेल्प लेते हैं, काउंसलर्स हैं, स्टूडेंट और सर काउंसलर्स। यहाँ पे मतलब जैसे एम टेक का कोर्स कोई स्टूडेंट कर रहा है, तो सिर्फ कोर्स ही कर रहा है, यहाँ पे कुछ अलग फेस्टिवल्स लाइक इवेंट्स वगैरह, ये हाँ, सब इवेंट्स चीजें? तो होते हैं, वो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। हाँ। इवेंट्स होते हैं, कई टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कल्चरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंट्रा कॉलेज, इंटर ओके, कॉलेज, हर तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं पार्टिसिपेट। ओके। और सर थोड़ा प्लेसमेंट्स के बारे में अगर कुछ आपको आइडिया है
नहीं, Civil के मैं बच्चों के? प्लेसमेंट्स के बारे में मैं एग्जैक्टली आपको बड़े प्रॉम्प्टली आंसर नहीं दे सकता। तो जो प्लेसमेंट्स में इन्वॉल्व हैं वो आपको एग्जैक्ट डाटा दे सकते हैं। तो मैं ऐसे रफली बताना ठीक नहीं होगा। आप बिल्कुल। उनसे पूछेंगे वो बता। सर वन मोर क्वेश्चन कि अगर आप कंपनी आती है कोई आईआईटीज के अंदर आती है तो वो स्टूडेंट से जो बैकग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली एमटेक की आईआईटी से नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, तो वो ज़्यादा डिमांड क्या करती है कंपनी, लाइक कि वो चाहती है कि उनके पास बुकिश नॉलेज हो, एक्सप्लोर जो रिसर्च है उनके ऊपर ज़्यादा हो गई, आपने किस चीज़ में रिसर्च किया, किस फील्ड में रिसर्च किया है, उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। मैं बताता हूँ, देखिए जो हमारे पीजी के स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्ट प्लेसमेंट डिटेल्स तो मैं आपको अभी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो या तो वो रिसर्च में जाते हैं कि मुझे फर्दर पीएचडी करनी है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से निकले हैं और अब दूसरे आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं या बाहर चले गए हैं, विदेशों से पीएचडी कर रहे हैं। एक मेजर ग्रुप आईआईटी मंडी में तो ये है। दूसरा ग्रुप होता है जो फील्ड में जाना चाहता है, कुछ एक्सपीरियंस हम गेन कर लें, उसके बाद पीएचडी करेंगे, या फिर अगर हमें सूट कर गया तो हम उसी को आगे फील्ड में करते रहेंगे। तो एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स ये भी हैं जो फील्ड के जॉब्स चूज़ करते हैं, आइदर कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू होते हैं या कई बार फैकल्टी उनको रिकमेंड कर देती हैं। अगर पता होता है कि अच्छा कैंडिडेट है और इंडस्ट्री को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है तो फैकल्टी रिकमेंड कर देती है, तो फैकल्टी के रिकमेंडेशन से हो जाता है। और जो पर्टिकुलरली आपका सवाल जो प्लेसमेंट्स के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो किस तरह की कंपनी आ रही है और वो किस तरह का काम देना चाहती हैं। जैसे कुछ लोग एलएनटी में भी प्लेस हुए हैं यहाँ से, तो उस पे डिपेंड करेगा। अगर वो जनरली जो उनका डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हैं, ऑब्वियसली आपको एक मिनिमम सीजीपीए वगैरह होता है कट ऑफ। अगर आप उससे ज़्यादा नंबर आए हुए हैं आपके तो आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, और फिर वो क्वेश्चंस उनका जो पैनल होता है वो उनके ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। वो भी आपको यही देखते हैं कि आपको बेसिक एनालिसिस, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन का समझ, आपको बेसिक आइडिया है कि नहीं है, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। अच्छा, इनके अलावा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है जो कोर में नहीं जाता, जो सॉफ्टवेयर में चला जाता है ना। कई खासकर ऐसा बीटेक में देखा जाता है कि कई सारे बच्चे जो हैं जो सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, जहाँ पर हो सकता है कोई बायजूस में काम कर रहा हो या हो सकता है कोई और दूसरी कंपनी में काम कर रहा हो, और कुछ बच्चे हैं जो फिर आगे इंजीनियरिंग सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाते हैं। तो वो अलग-अलग आईआईटी का सिस्टम ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टूडेंट को। एक्चुअली आईआईटी के सिस्टम में, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम का सिलेबस थोड़ा रिजिड होता है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉलेजेस हैं हो सकता है उनके पास उतने फैकल्टी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको तरह तरह के इलेक्टिव कोर्सेज ऑफर कर सके। आईआईटी सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक कोर सेट ऑफ कोर्सेज हैं, सिविल इंजीनियरिंग आपने ली है तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड बहुत सारे क्रेडिट्स फ्री होते हैं जिसमें स्टूडेंट खुद चूज कर सकता है कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ तो मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, क्या मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता हूँ तो वो सिविल का स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इनके कोर्सेज भी ले सकता है। अगर वो उसने सोचा हुआ है कि नहीं मुझे जो है अलग, मुझे तो किताबें लिखनी है, आगे जाकर फिक्शन में जाना है, तो हो सकता है वो उस तरह के कोर्सेज लेने लग जाए, लैंग्वेज के कोर्सेज लेने लग जाए। तो ये लिबर्टी हर आईआईटी अपने स्टूडेंट्स को देती है। थोड़ा सा क्रेडिट स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे हो सकता है कितना फ्रीडम है, लेकिन इन जनरल फ्रीडम है। ठीक है सर, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों को हेल्पफुल रहेगी और एक राइट पाथ चूज़ करने में जी, मतलब इसका योगदान रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।